देखिए एविडेंस कल लिखवाया जाएगा भाई। आज आपका लेक्चर दिया जाए और एविडेंस आपका बता दिया जाए। कल 2-3 क्वेश्चन लिखवाएंगे और आईपीसी में कल आपका लेक्चर दिया जाएगा। 141 पढ़ाना है तो रट्टा मारना रहता है उसको। अलग से पढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहती आपका आईपीसी में। हाँ, 146 जरूर पूछा जाता है और 159 और 149 और 146 यानी कि बलवा और दंगा में अंतर। तो वहीं 4 क्वेश्चन लगभग आपका अगले चैप्टर से बनता है। तो कल आईपीसी का लेक्चर चलेगा और एविडेंस लिखवाया जाएगा 2-3 क्वेश्चन। प्रयास करेंगे क्योंकि इसी में थोड़ा पीछे लिखवाने में है आदमी। देखिए एविडेंस में आपका 133 तक बताया गया था और 134 से क्वेश्चन आपका मेंस में नहीं बनता, ज़्यादातर प्री में बनता है। लेकिन अगर मेंस में बन जाए तो कम से कम इतना तो आपको चाहिए ही कि 10 लाइन, 12 लाइन, 15 लाइन अपने से बनाकर आप लिख सकें। तो इसके लिए अलग से हम बता दे रहे हैं। आपका ये बन सकता है मैंने क्वेश्चन कि साक्षियों को तौला जाता है, गिना नहीं जाता, इस पर टिप्पणी लिखिए। या साक्षियों की गुरुता आंकी जाती है, उनका नंबर या संख्या नहीं, इस पर कमेंट या टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी अधिकतम 1 पेज में आपको समाहित कर देना है। तो आपका जवाब रहेगा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 में साक्षियों की संख्या के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि किसी तथ्य को साबित करने के लिए किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है। अर्थात यदि किसी मामले में आपका 100 गवाह हों और 100 गवाह गवाही दे और कोई भी अच्छे से गवाही नहीं दिया और केवल एक गवाह था किसी मामले में और वह अच्छे से गवाही दिया, तो उसकी गवाही ही पर्याप्त है। यानी कि किसी तथ्य को साबित करने के लिए अगर कम से कम एक गवाह भी आ जाए तो वह पर्याप्त होगा, अपर्याप्त नहीं होगा। यानी कि 100, 200 और 2 और 3 आवश्यक नहीं है, बल्कि कम से कम कितने आवश्यक हैं आपका? एक। अतः साक्षियों की संख्या पर ध्यान न देकर उनकी ग्रेविटी पर ध्यान दिया जाता है। उनकी गुणता या गंभीरता या गुरुता पर ध्यान दिया जाता है, न कि संख्या पर। अब आप उदाहरण के लिए आप एक धारा दे सकते हैं 68। उदाहरण के लिए कि अगर किसी दस्तावेज का निष्पादन हुआ है, उस दस्तावेज को न्यायालय में प्रूफ करना है, तो 2 अनुप्रमाणक साक्षियों में से अगर एक जिंदा है कम से कम और साक्ष्य देने में समर्थ है, तो अगर एक उस दस्तावेज के बारे में, निष्पादन के बारे में साक्ष्य देता है, तो एक का ही साक्ष्य क्या माना जाएगा? पर्याप्त। दोनों को लाना आवश्यक नहीं है। तो बहुत कम चांस है, मैं फिर बता दूं। प्री में ज़्यादा पूछा जाता है, मेंस में कम चांस है। लेकिन अगर आ ही जाए फालतू क्वेश्चन जैसे आ रहे हैं, तब क्या करेंगे? तो ऐसे ही आप 15 लाइन अपनी भाषा में क्या करेंगे? लिख डालेंगे। इसके बाद आगे देखा जाए, आपका जो एविडेंस में हमें आगे पढ़ना है वह आपका पढ़ना है, आपका अध्याय 10 पढ़ना है साक्षियों की परीक्षा के विषय में। तो 135 साक्षियों का पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम। आप सिविल मामला है तो सीपीसी और क्रिमिनल मामला है तो सीआरपीसी के तहत रेगुलेट होगा। अनुच्छेद 136 न्यायालय साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में विनिश्चय करेगा। ये क्वेश्चन अलग हम बताएंगे जब ग्राह्यता और सुसंगतता में अंतर बताएंगे।
यानी कि ग्राह्यता और सुसंगतता में लास्ट में आपका अंतर बताया जाएगा। उस समय अनुच्छेद 136 को, नहीं धारा 136 को डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि दोबारा पढ़ाना पड़ेगा, तो उसी समय इसको डिटेल में पढ़ा दिया जाए। अब आइए, जो क्वेश्चन आपका बनता है परीक्षा पर बनता है, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो इधर बनता है एग्जामिनेशन पर बनता है, अर्थात परीक्षाओं पर क्वेश्चन बनता है। देखिए, जो फुल क्वेश्चन बनने का चांस रहता है वह क्रॉस एग्जामिनेशन या प्रति परीक्षा पर बनता है। दो मॉडल यहाँ फुल क्वेश्चन बनते हैं, और दोनों मॉडल पहले इधर देख लीजिए। एक मॉडल बनता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन या जिरह या प्रति परीक्षा से आप क्या समझते हैं, प्रति परीक्षा के क्षेत्र की व्याख्या करिए। तो कम से कम 8-10 धाराएं एविडेंस की इस क्वेश्चन में समाहित करके लिखनी है। कभी काल ये बन जाता है कि प्रति परीक्षा से आप क्या समझते हैं, इसका उद्देश्य बताते हुए इसका क्षेत्र बताइए। तो अगर पर्पज बीच में पूछ ले तो 8-10 उद्देश्य भी हम अलग से बताएंगे कि वह उद्देश्य क्या है और किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है। दूसरा मॉडल आपका जो बनता है लीडिंग क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं, सूचक प्रश्न को परिभाषित करिए, सूचक प्रश्न की का क्षेत्र बताइए, यानी कि सूचक प्रश्न कब पूछे जा सकते हैं और कब नहीं पूछे जा सकते। तो इसमें कम से कम 3 धाराएं आपको लिखनी है। अगला जो क्वेश्चन बनता है टिप्पणी पर ज़्यादातर बना है, जैसे पुनः परीक्षा, अतिरिक्त प्रति परीक्षा या पूछ ले मुख्य परीक्षा। तो कम से कम इन तीनों परीक्षाओं को इतना तैयार रखिए कि 1 पेज लिख सकें। और जो ये क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन या लीडिंग क्वेश्चन है, तो क्रॉस एग्जामिनेशन लिखते लिखते कम से कम 2 या 3 पेज लग जाएगा। सूचक प्रश्न भी कम से कम आपका 1.5 या 2 पेज में समाहित होगा। तो आइए पहले कॉन्सेप्ट बनाया जाए और परीक्षा के बारे में देखा जाए। जहाँ तक एग्जामिनेशन की बात है, परीक्षा की बात है, सबसे पहले ये जानिए कि 4 परीक्षाएं होती हैं। पहले कॉन्सेप्ट बना लीजिए, उसके बाद से आपका तमाम जो बिंदु चलेंगे इसी आपका नियम पर चलेंगे। पहले कॉन्सेप्ट जरूरी है, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पर ही आपका आगे बढ़ा जाएगा। तो मान लीजिए मुकदमा ए और बी में मुकदमा चल रहा है। ए ने अपनी ओर से एक गवाह सी को बुलाया, यानी कि विटनेस या साक्षी सी को तलब किया है। न्यायालय ने सी के खिलाफ समन जारी किया है और सी न्यायालय में आ गया। तत्पश्चात सर्वप्रथम गवाह का नाम, इसके बाद निवास, एज और पता इत्यादि लिखा जाता है और किस पक्षकार ने उसे बुलाया है ये लिखा जाता है। तो इस उदाहरण में किस पक्षकार ने गवाह को बुलाया है, ए ने, तो ये लिखा जाएगा कि ये गवाह किसके द्वारा बुलाया गया है, ए द्वारा। उसके बाद गवाह को शपथ दिलवाई जाती है, ओथ दिलवाया जाता है कि वह जो बोलेगा सत्य बोलेगा और सत्य के सिवाय कुछ नहीं बोलेगा। तब गवाह आता है गवाही देने। तो इस गवाह की परीक्षा होती है और 4 प्रकार की परीक्षा हो सकती है। जो पहली परीक्षा है एग्जामिनेशन इन चीफ, यानी कि मुख्य परीक्षा। पहली परीक्षा कौन होती है, मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा के बाद जो परीक्षा होती है वह क्रॉस एग्जामिनेशन, यानी कि प्रति परीक्षा होती है। फिर प्रति परीक्षा के बाद री एग्जामिनेशन, यानी कि पुनः परीक्षा।
और फिर पुनः परीक्षा के बाद फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन अतिरिक्त प्रति परीक्षा, यानी कि चौथा क्या है, अतिरिक्त प्रति परीक्षा, प्रति परीक्षा। अब ये गवाह से पूछताछ होगी, तो जब गवाह से पूछताछ होगी तो पहला नियम निकालना है कि कौन सी परीक्षा कौन पक्षकार करेगा, एकदम क्लियर रहे। जो पक्षकार गवाह को बुलाया रहता है, सबसे पहले गवाह से वह परीक्षा करेगा और उसके द्वारा की गई परीक्षा मुख्य परीक्षा कहलाएगी। यानी कि एग्जामिनेशन इन चीफ कौन करता है, जो गवाह को क्या किए रहता है, बुलाए रहता है। फिर विपक्षी को मौका मिलता है, गवाह से विपक्षी पक्षकार पूछताछ करेगा, गवाह की परीक्षा करेगा। उस परीक्षा को हम क्रॉस एग्जामिनेशन या जिरह या प्रति परीक्षा कहेंगे। फिर जो बुलाया है वह गवाह से की परीक्षा करेगा, उस परीक्षा को हम क्या कहेंगे, पुनः परीक्षा, यानी कि री एग्जामिनेशन। और फिर विपक्षी इसके बाद जो परीक्षा गवाह से करेगा उस परीक्षा को हम क्या कहेंगे, तो आपका अतिरिक्त प्रति परीक्षा। यानी कि जो पक्षकार गवाह को बुलाए रहता है वह गवाह की दो परीक्षा कर सकता है, एक तो मुख्य परीक्षा और दूसरा पुनः परीक्षा। और जो विपक्षी पक्षकार हैं, यानी कि इस उदाहरण में विपक्षी कौन है, आपका भी, ये गवाह की कौन सा एग्जामिनेशन करेगा, दो परीक्षा, एक प्रति परीक्षा और दूसरा कौन, अतिरिक्त प्रति परीक्षा। तो क्वेश्चन आपका ये बनता है कि प्रति परीक्षा किसे, मुख्य परीक्षा किसे कहते हैं। आप इसको परिभाषित करते हुए इसके क्षेत्र को बताइए, टिप्पणी में ज़्यादा चांस है। तो देखिए अब एक एक परीक्षा को, अब एक सामान्य क्वेश्चन देखिए। सामान्य क्वेश्चन ये बन सकता है कि परीक्षाओं की परिभाषा और उसका क्रम बताइए। जनरल आपका क्वेश्चन जो कम चांस है, लेकिन आपका अगर फालतू बने भी जाए तो भाई फिर हम बता रहे हैं कि दिमाग में कम से कम इतना बैठा रहे कि आप उस क्वेश्चन को डील कर सकें। तो परीक्षाओं की परिभाषा और क्रम आप अगर पूछ ले ये क्वेश्चन तो सतर्क रहिएगा। धारा 137 और 138 बताएंगे। धारा 137 में परीक्षा क्या होती है, परीक्षाओं की परिभाषा दी गई है, जबकि 138 में परीक्षाओं का क्रम दिया गया है। तो आइए, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 137 में परीक्षाओं की परिभाषा दी गई है, जबकि धारा 138 में उसका क्रम दिया गया है, यानी कि सीरियल नंबर दिया गया है। तो सीरियल नंबर हम बताए ही उदाहरण में, उसी को थोड़ा बेयर एक्ट की भाषा से देखा जाए और परीक्षा की परिभाषा और क्रम आ जाए तो केवल दो सेक्शन लिखिएगा, कौन कौन, 137 परिभाषा और क्रम किस में है, आपका 138। देखिए आपका 137 देखिए अब, मुख्य परीक्षा किसी साक्षी की उस पक्षकार द्वारा जो उसे बुलाता है, परीक्षा उसकी मुख्य परीक्षा कहलाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि किसी गवाह की उस पक्षकार द्वारा गवाह की परीक्षा, जो पक्षकार गवाह को सबसे पहले बुलाया है उसके द्वारा अगर गवाह से पूछताछ की जाती है तो गवाह की उस परीक्षा को हम कौन सी परीक्षा कहेंगे, एग्जामिनेशन इन चीफ, यानी कि मुख्य परीक्षा। तो आप लोग बताइए, गवाह जो सी था इसे किसने बुलाया था, ए ने। तो ए इस गवाह की जो परीक्षा करेगा
उस परीक्षा का नाम क्या दिया जाएगा? मुख्य परीक्षा। अब अगला देखिए, प्रति परीक्षा। दूसरा, किसी साक्षी की प्रतिपक्षी द्वारा की गई परीक्षा उसकी प्रति परीक्षा कहलाती है। यानी कि इस उदाहरण में गवाह सी था, सी को किसने बुलाया था? ए ने। तो ए जो परीक्षा करेगा मुख्य परीक्षा, लेकिन प्रतिपक्षी जो परीक्षा करेगा यानी कि बी, इस गवाह से जब पूछताछ करेगा तो उस परीक्षा का नाम हम क्या देंगे? क्रॉस एग्जामिनेशन, यानी कि प्रति परीक्षा, अर्थात जिरह। जिरह कहा जाता है। यानी कि जिरह किसके द्वारा की जाती है? सामान्यतः विपक्षी द्वारा, प्रतिपक्षी द्वारा, यानी कि जो आपका गवाह को नहीं बुलाया है। तो बताइए गवाह को कौन बुलाया है? ए। एक परीक्षा करेगा गवाह की तो मुख्य परीक्षा। प्रतिपक्षी कौन इसमें है? विपक्षी। बी। बी परीक्षा करेगा तो कौन सी परीक्षा? आपका प्रति परीक्षा। फिर अगला देखिए, पुनः परीक्षा। तीसरा है पुनः परीक्षा। किसी साक्षी की प्रति परीक्षा के पश्चात उसको उस पक्षकार द्वारा जिसने उसे बुलाया था परीक्षा उसकी पुनः परीक्षा कहलाएगी। इसका मतलब कि पुनः परीक्षा सदैव प्रति परीक्षा के बाद होती है और पुनः परीक्षा कौन करता है? जो गवाह को पहले बुलाया था। तो बताइए इस उदाहरण में गवाह को पहले कौन बुलाया था? ए बुलाया था कि बी? ए। तो पुनः परीक्षा कौन गवाह की करेगा? ए। लेकिन कब? प्रति परीक्षा के पहले कि प्रति परीक्षा के बाद? प्रति परीक्षा के बाद। अब आप दिमाग यहाँ लगाइए कि धारा 137 में हमने एक और परीक्षा लिखी है, आपका अतिरिक्त प्रति परीक्षा, लेकिन धारा 137 में इसकी तो परिभाषा ही नहीं दी गई है। तो भले धारा 137 में इसे परिभाषित न किया गया हो, लेकिन अगली धारा में इस बारे में जरूर बताया गया है। तो अब आइए, आपका अब जो हमें देखना है, 137 समाप्त हो गई, अब 138 पर चलना है। जहाँ तक धारा 138 की बात है, आपका कौन वह, हाँ, परीक्षाओं का क्रम दिया गया है और परीक्षाओं का क्षेत्र भी दिया गया है। फिर याद रखिए, सेक्शन 138 में इन चारों परीक्षाओं का क्रम दिया गया है और इन परीक्षाओं का क्षेत्र दिया गया है, एरिया दी गई है कि ये परीक्षाएं कब होंगी। एरिया ही महत्वपूर्ण है और दो परीक्षाओं में तो वही लिखी जाती हैं, आपका पुनः परीक्षा और अतिरिक्त प्रति परीक्षा। क्योंकि 138 के अलावा जल्दी आपको पुनः परीक्षा और अतिरिक्त प्रति परीक्षा नहीं मिलेगी, अतः 138 में ही दोनों को क्या करना है? समझना है। तो फिर एक बार याद रखिए, सेक्शन 138 में परीक्षाओं का क्रम भी दिया गया है और उसका क्षेत्र भी दिया गया है। किसका क्षेत्र व्यापक है, किसका सीमित है। देखिए बैरेट की भाषा एकदम देखिए, परीक्षाओं का क्रम यानी कि आपका परीक्षाओं का क्रम, ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन। तो देखिए, साक्षियों से प्रथमतः मुख्य परीक्षा होगी। यानी कि जब भी कोई गवाह न्यायालय में आता है तो सामान्यतः उस गवाह से जो पहली परीक्षा होगी वह कौन सी परीक्षा होगी? एग्जामिनेशन इन चीफ होगी। यानी कि सबसे पहले कौन सी उसकी परीक्षा होगी? मुख्य परीक्षा। फिर बताइए आप, मुख्य परीक्षा कौन करेगा? 137 बताती है। तो जो गवाह को बुलाया रहता है कि प्रतिपक्षी करेगा, तो जो गवाह को क्या किया है? बुलाया है।
अगला शब्द स देखिए, तत्पश्चात यदि प्रतिपक्षी ऐसा चाहें तो प्रतिपरीक्षा होगी। यानी कि सतर्क ये रहना है, क्या प्रतिपरीक्षा का होना आवश्यक है? तो आपका जवाब रहेगा आवश्यक नहीं है। प्रतिपरीक्षा किस कब होगी? मुख्य परीक्षा के बाद होगी। लेकिन कब? जब विपक्षी ऐसा चाहें। यानी कि जब तक कि विपक्षी पक्षकार गवाह से प्रतिपरीक्षा की मांग नहीं करता, तब तक गवाह की प्रतिपरीक्षा नहीं होगी। विपक्षी चाहें तो प्रतिपरीक्षा करने से क्या कर सकता है? इनकार। जनरली कब डिनाई किया जाता है? तो एक उदाहरण देखिए, जब गवाह होस्टाइल हो जाता है, जब गवाह पक्षद्रोही हो जाता है, जब गवाह सत्य बोलने का इच्छुक नहीं रहता। यानी कि ए ने अपनी ओर से सी को गवाह पेश किया, इस आशा से किया कि यह गवाह हमारे फेवर में कुछ बोलेगा, और ए के फेवर में बोला ही नहीं, आपका खुद ही आपका पलटू राम हो गया। जैसे नीतीश कुमार जी है, आपका मुंगेरी लाल के क्या देख रहे हैं सपने? राज्य चूल्हे भाड़ में जाए। भले राज्य की कानून व्यवस्था ठीक न हो, लेकिन हम पीएम बन के रहेंगे। और मुंगेरी लाल के क्या देख रहे हैं सपने? तो सपना तभी साकार होगा जब सभी विपक्षी दल इनको किस रूप में मान्यता दे दें? पीएम के रूप में। क्योंकि कई दावेदार हैं कि हम पीएम तो हम पीएम तो हम पीएम, यानी कि हम बड़े तो हम बड़े तो हम बड़े। अब कौन बड़ा होगा? तो एक एक राज्य में जीत कर पीएम नहीं बन जाएगा। तो फिर उसी प्रकार ध्यान में रखिएगा, अगर प्रति परीक्षा की जहाँ तक बात है, अगर ए ने गवाह पेश किया सी को और गवाह मुकर गया, पलट गया, होस्टाइल हो गया, पक्षद्रोही हो गया, तो बी को क्या आवश्यकता है प्रति परीक्षा की? वो तो गवाह ने खुद अपना काम कर दिया है पलटकर। तो प्रति परीक्षा का किया जाना आवश्यक है कि नहीं? नहीं। ये कब किया जाएगा? जब विपक्षी पक्षकार ऐसा चाहे। विपक्षी पक्षकार चाहे तो गवाह से कह सकता है न्यायालय से कि हम गवाह की प्रति परीक्षा नहीं करेंगे, तो केवल मुख्य परीक्षा करके गवाह को छोड़ दिया जाएगा। छोड़ा जाएगा मतलब ये नहीं कि गिरफ्तार हुआ है, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। परीक्षाओं से उसकी क्या मिल जाएगी? मुक्ति। लेकिन अब आगे बढ़िए, प्रति परीक्षा होगी तत्पश्चात, यानी कि प्रति परीक्षा के बाद यदि उसे बुलाने वाला पक्षकार ऐसा चाहे तो पुनः परीक्षा होगी। यानी कि इसका मतलब कि प्रति परीक्षा के बाद अगर उसे बुलाने वाला पक्षकार, तो बताइए इस उदाहरण में बुलाने वाला पक्षकार कौन था? ए। अगर ए चाहे तो उस गवाह की क्या होगी? पुनः परीक्षा। और अगर पुनः परीक्षा में न्यायालय की इजाज़त से कोई नया प्रश्न पूछा गया है, तो फिर भी को अधिकार होगा कि उस नए प्रश्न पर गवाह की कौन सी परीक्षा कर ले? अतिरिक्त प्रति परीक्षा। यानी कि लेकिन इसका एरिया हम बताएंगे डिटेल में। 4 ही परीक्षाएं पढ़नी है और तमाम धाराएं इसके साथ क्या हो जाएगी? समाप्त भी हो जाएगी। लेकिन फिर एक बार याद रखिए, आपका एक आप दूसरे उदाहरण से इसको समझा दिया जाए ताकि दिमाग में बैठा रहे। ट्रेन का उदाहरण लिया जाए। ट्रेन आई और पटरी पर चलने लगी, तो ये मुख्य परीक्षा हो गई। ट्रेन को पटरी से उतार दिया गया, तो पटरी से उतार दिया गया माने गवाह को आपका तहस नहस कर दीजिए बयानों को। यानी कि ट्रेन पटरी से उतारने का काम प्रति परीक्षा में हुआ, और ट्रेन जब चूंकि पटरी से उतर चुकी थी, तो फिर उस ट्रेन की पुनः परीक्षा होगी और ट्रेन को संभाला जाएगा
और उठाकर पटरी पर लाने का क्या किया जाएगा, प्रयास। तो पुनः परीक्षा, और पुनः परीक्षा में अगर ट्रेन को उठाकर पटरी पर लाने में कोई एक्स्ट्रा औजार उसमें लगाया गया, तो एक्स्ट्रा औजार का मतलब कि गवाह से पुनः परीक्षा में न्यायालय की इजाज़त लेकर एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लिया विपक्षी ने, मैंने आपका नहीं, जिसने पेश किया था, तब उस नए क्वेश्चन के बारे में अतिरिक्त प्रति परीक्षा की जाएगी गवाह की विपक्षी द्वारा। यानी कि ट्रेन को पटरी पर लाने में अगर कोई नया औजार लगाया गया, यानी कि नया क्वेश्चन न्यायालय की इजाज़त से गवाह से क्या किया गया, पूछा गया, तो फिर विपक्षी को हक होगा अतिरिक्त प्रति परीक्षा। तो किसका दायरा सबसे सीमित है, अतिरिक्त प्रति परीक्षा का। क्यों? क्योंकि अतिरिक्त प्रति परीक्षा तभी होगी जब पुनः परीक्षा में कोई नया क्वेश्चन गवाह से आपका किसकी इजाज़त लेकर पूछा गया है, न्यायालय। इसीलिए 137 में फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में कोई प्रावधान ही नहीं है। तो फिर एक बार क्रम याद रखिए। तो सबसे पहले कौन सी परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा। उसके बाद कौन सी परीक्षा, प्रति परीक्षा। उसके बाद कौन सी परीक्षा, पुनः परीक्षा। उसके बाद कौन सी परीक्षा, अतिरिक्त प्रति परीक्षा। अब आगे बढ़ा जाए, इसमें बेर कभी समाप्त नहीं हुआ। परीक्षा और प्रति परीक्षा को सुसंगत तथ्यों से संबंधित होना होगा, किंतु प्रति परीक्षा का उन तथ्यों तक सीमित रहना आवश्यक नहीं है जिनका साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में परिसाक्ष्य दिया है। यानी कि जो भी आप परीक्षा करिए, वह परीक्षाएं जो होगी आपका सुसंगत तथ्यों से संबंधित होगी, रेलेवेंट फैक्ट से संबंधित होगी। यानी कि परीक्षाओं में आप उचित बातों को ही, यानी कि उचित बातें ही पूछ सकते हैं गवाह से। सुसंगत तथ्य मतलब क्या हुआ, जब भी आप गवाह की परीक्षा करिए, चाहे वह मुख्य परीक्षा हो, प्रति परीक्षा हो, तो कानून ये कहता है कि आप फालतू क्वेश्चनों को न पूछिए, केवल और केवल कैसे क्वेश्चन उससे पूछिए गवाह से जो रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड हैं, जो उस मामले से क्या है, सुसंगत। लेकिन लगा है तो अभी यही क्षेत्र आपको पढ़ना है कि किसका क्षेत्र दायरा सीमित है और किसका व्यापक। देखिए, किंतु प्रति परीक्षा का उन तथ्यों तक सीमित रहना आवश्यक नहीं है जिनका साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में परिसाक्ष्य दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि मुख्य परीक्षा का दायरा सीमित होता है, प्रति परीक्षा का दायरा व्यापक होता है। ये कॉन्सेप्ट बनाइए। मुख्य परीक्षा में जो जिन तथ्यों के बारे में प्रश्न गवाह से पूछा गया है, उन प्रश्नों के अतिरिक्त भी प्रश्न प्रति परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो बताइए, एरिया किसका व्यापक हुआ, मुख्य परीक्षा की प्रति परीक्षा। लेकिन ये सही बात है कि दोनों में आप उचित प्रश्न पूछिए, लेकिन मुख्य परीक्षा में जितनी बातें पूछी गई हैं उसके अलावा प्रति परीक्षा में और बातें भी पूछी जा सकती हैं। केवल मुख्य परीक्षा की बातों तक प्रति परीक्षा का सीमित रहना आवश्यक नहीं। लेकिन दोनों में जो क्वेश्चन पूछिए, उचित पूछिए कि अनुचित, उचित पूछिए और उचित क्वेश्चन ही पूछिए। लेकिन फिर एक बार याद रखिए, तो किसका एरिया व्यापक हो गया, प्रति परीक्षा का, और किसका एरिया कम हो गया थोड़ा, मुख्य परीक्षा का। अभी बताया जाएगा परीक्षा, अभी केवल आपका क्रम और क्षेत्र बताया जा रहा है। ये नहीं कि परीक्षा समाप्त हो गई। अरे मुख्य परीक्षा का उद्देश्य क्या है, डिटेल में चलेगा।
प्रति परीक्षा। आगे देखिए अब शब्द सब। पुनः परीक्षा की दिशा यानी कि डायरेक्शन ऑफ री एग्जामिनेशन। फिर उदाहरण पर आइए। जिस पक्षकार ने गवाह को बुलाया था वह पक्षकार पूरा प्रयास किया कि ये गवाह हमारे फेवर में बयान दे दे और उस गवाह से वह बयान दिलवा दिया। फिर विपक्षी ने काम क्या किया कि ये गवाह जो बयान दिया था या जो बातें बयान में नहीं बताया था मुख्य परीक्षा में, यानी कि छुपा लिया था, उन बातों को प्रति परीक्षा में उजागर कर दिया गया। तो प्रति परीक्षा में कई बातें गवाह ने नहीं बता दी क्वेश्चन पूछने पर, जो उसने मुख्य परीक्षा में बताई थी कि नहीं बताई थी। तो ऐसी दशा में फिर गवाह को लाइन पर लाने यानी कि फिर गवाह को संभालने या फिर गवाह को स्थिर करने, यानी कि जो ट्रेन पटरी से प्रति परीक्षा में उतर गई है उस ट्रेन को फिर पटरी पर लाने के लिए जो पक्षकार पहले गवाह को बुलाया था अब उसकी कौन सी परीक्षा करेगा? पुनः परीक्षा। तो पुनः परीक्षा आपका का एरिया क्या है, कब की जाएगी? तो प्रति परीक्षा के बाद ही की जाएगी। कौन करेगा? जो पक्षकार गवाह को पहले क्या किया था? बुलाया था। अब बेयर एक्ट की भाषा समझिए, इसी को थोड़ा व्याख्या करना। पुनः परीक्षा है तो पुनः परीक्षा उन बातों के स्पष्टीकरण के प्रति उद्दिष्ट होगी जो प्रति परीक्षा में निर्दिष्ट हुए हों। इसका देखिए ध्यान से, आपका यही आपका क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि पुनः परीक्षा में आखिर कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो बातें प्रति परीक्षा में नई बातें निकल कर सामने आई हैं उन बातों को क्लियर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए पुनः परीक्षा की जाती है। फिर एक बार देखिए, अगर प्रति परीक्षा में किसी बात से गवाह मुकर गया या कुछ बातें प्रति परीक्षा में गवाह ने क्या बता दी हैं नहीं, तो उन बातों के बारे में ही पुनः परीक्षा होगी और जो वह नई बातें बताया है उन बातों को क्लियर करने के लिए, यानी कि ट्रेन पटरी से उतर गई तो उस ट्रेन को प्रयास किया जाएगा कि फिर पटरी पर क्या किया जाए, लाया जाए। पुनः परीक्षा में आपका सूचक प्रश्न नहीं पूछ सकते, पुनः परीक्षा में कोई नया प्रश्न नहीं पूछ सकते। जो नई बातें प्रति परीक्षा में उभर कर आई हैं केवल उनको क्लियर करने के लिए ही पुनः परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला, पुनः परीक्षा में क्या नया प्रश्न पूछा जा सकता है कि नहीं? सामान्यतः नहीं। तो किसकी इजाज़त से पूछा जा सकता है? न्यायालय की। और जैसे ही पुनः परीक्षा में न्यायालय की इजाज़त से कोई नया क्वेश्चन पूछा गया वैसे ही विपक्षी को उस नए क्वेश्चन पर, सब पे नहीं, अब उस नए क्वेश्चन पर किसका अधिकार होगा? अतिरिक्त प्रति परीक्षा का। लेकिन ये कब? जब पुनः परीक्षा में न्यायालय की इजाजत लेकर क्या पूछा गया हो? नया क्वेश्चन। और तब केवल उसी क्वेश्चन के बारे में अपरत परीक्षा होगी और उस परीक्षा का नाम होगा अतिरिक्त प्रति परीक्षा। तो लास्ट में कम से कम एक बार कंसेप्ट क्लियर रखिए ताकि भाई इसी तर्ज पर, इसी आधार पर आपका कई धाराएं आगे निकलेंगी। सबसे पहले मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा का उद्देश्य है
कि गवाह घटना के तथ्यों के बारे में जो भी जानता है कहानी टाइप का क्या करे बता दे। उस कहानी में कहाँ कहाँ छिद्र है, उस कहानी में कहाँ कहाँ लोचा है, कहाँ कहाँ कमी है, कहानी की किस बात को छुपा लिया किसको बढ़ा चढ़ा कर बताया। जैसे हम बताते हैं केसो तो थोड़ा मिर्च मसाला क्या करते हैं, तेज कर देते हैं। क्यों तेज किया जाता है? ताकि खाने वालों को स्वाद आए। और जैसे कि पनीर वनीर इलाहाबाद में कम पड़ जाता है तो या तो पानी मिला दीजिए, दो चार आ गए आपका मित्र, या मिर्चा तेज कर दीजिए, लाल वाला मिर्चा ये हरा वाला नहीं। और जैसे चाय कम पड़ गया तो मौर्या जी जैसे आपका क्या करिए, एक चाय को कितने में बना दीजिए। कितने आदमी थे अभियुक्त एकदम मौन धारण कर लिया है, यानी कि अब क्या किया जाए। एक बार चाय गिरी थी, सत्य है ना। और दूसरी बार चाय आई तो पाँच, तीन चाय को कितना में बनाया गया, पाँच में। अब इसकी जांच चल रहे हैं भाई, अभी मौर्य जी बता नहीं रहे, फिर एक बार देखिए। तो यदि प्रति परीक्षा का उद्देश्य ही होता है कि जो कहानी गवाह ने गढ़ा उस कहानी में छिद्र कर दीजिए, लोचा निकालिए और कहानी को डाइवर्ट कर दीजिए। अगर गवाह आपके बातों से थोड़ा बहुत हिल डुल गया, मुकर गया, तो फिर गवाह को लाइन पर लाने के लिए पुनः परीक्षा की जाती है। और पुनः परीक्षा में अगर न्यायालय की इजाज़त से नया क्वेश्चन बना है तो आपका क्या फिर विपक्षी करेगा? गवाह की अतिरिक्त प्रति परीक्षा। तो अतिरिक्त प्रति परीक्षा तक मामला कम पहुंचता है, क्योंकि भाई नया क्वेश्चन पुनः परीक्षा में पूछा जाएगा तभी तो अतिरिक्त प्रति परीक्षा। वैसे कानून ये कहता है कि जब एक बार आपको मौका मिला है मुख्य परीक्षा में तो गवाह से सभी बातों को क्या करिए, उगलवा लीजिए, क्योंकि पुनः परीक्षा में अब आपको नया क्वेश्चन पूछने की इजाज़त सामान्यतः नहीं, हाँ न्यायालय की इजाज़त से आप पूछ सकते हैं। तो भाई 5 मिनट ब्रेक रहेगा, ज़्यादा नहीं। उसके बाद आपका आज डावरी एक्ट समाप्त करना है हमें, और आपका कल से आपका पास्कोस एक्ट चलेगा, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, ताकि बिहार